हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के थर्ड जीन के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, कितने प्रकार के ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं और दो इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में, जो कि एपीसी जीन है। एपीसी यानी कि एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जो है एक कोरेक्टल कैंसर कंडीशन है जिसमें यह जीन म्यूटेटेड देखा गया है, इसीलिए इसे एपीसी जीन कहा जाता है, क्योंकि जो कैंसर उससे हो रहा है उस कैंसर की केस में यह जीन म्यूटेटेड देखा गया है। इसी के आधार पर जो है इसका नाम एपीसी जीन रखा गया है। अब एपीसी जीन जो है एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसे कि हम कहेंगे एपीसी प्रोटीन, और इस प्रोटीन का काम क्या होता है? सेल प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करना, सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करना। जनरली क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन से हर रोज़ जो है मिलियंस ऑफ सेल लॉस होती है और मिलियंस ऑफ सेल का रोज रीजनरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। ये होता है नॉर्मल केस में। जब जीन जो है नॉर्मल रहेगा तभी जाके वो प्रॉपरली प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कर पाएगा। लेकिन अगर एपीसी जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो वो जो है प्रॉपरली सेल का प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएगा। अगर प्रॉपरली सेल का प्रोलिफरेशन कर नहीं पाया, उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है उसमें ट्यूमर डेवलप हो जाती है। यानी कि ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी ग्रोथ जो है इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, जिसके वजह से एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई कैंसर होता है। तो यह कैंसर होता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एपीसी जीन में म्यूटेशन आ चुका होता है। तो अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हमें वहाँ पर देखने को मिलती है जब एपीसी जीन का फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एपीसी प्रोटीन जो है किस तरीके से सेल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एपीसी प्रोटीन जो है किस तरीके से सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन को रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यंग सेल एंड मैच्योर सेल। यंग सेल ही कुछ टाइम के बाद जो है मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो यंग सेल है, जो न्यूली सिंथेसाइज सेल है, वही सिर्फ प्रोलिफरेशन के लिए सिग्नल रिसीव करती है, ना कि मैच्योर सेल। मैच्योर सेल किसी भी तरह का सिग्नल जो है डिवीजन के लिए रिसीव नहीं करती। यहाँ पर सिर्फ न्यू जो सेल है, जिसे कि हम यंग सेल कहेंगे, वही एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रिसीव करती है प्रोलिफरेशन के लिए। जब इसे सिग्नल मिल जाता है इस सेल को, तो बीटा कैटेनिन जो है एलईएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड हो जाता है, जिसे कि हम टीसीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो बीटा कैटेनिन और टीसीएफ मिलके जब एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है यह सेल साइटोप्लाज्म में बना हुआ रहता है, तो यह माइग्रेट करता है सेल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? यह जाके एक्टिवेट करता है कुछ ऐसे जीन के ट्रांसक्रिप्शन को जो कि सेल डिवीजन में रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे ऐसे जीन को यहाँ पर यह एक्टिवेट कर देता है जब यह न्यूक्लियस में जाता है। तो यहाँ पर जो है यंग सेल में इस तरीके से जो है सेल डिवीजन को प्रमोट किया जा रहा है। अब मैच्योर सेल में क्या होता है? तो मैच्योर सेल में किसी भी तरह का सिग्नल रिसीव नहीं किया जाता, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पर एपीसी प्रोटीन बनता है, और एपीसी प्रोटीन जो है वो बीटा कैटेनिन से बाइंड होता है। जब यह बीटा कैटेनिन से बाइंड होता है तो वहाँ पर बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसके कारण यह दोनों भी न्यूक्लियस के अंदर जा नहीं पाते और किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर रोल भी प्ले नहीं कर पाते, और यहाँ पर सेल प्रोलिफरेशन भी प्रमोट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यह न्यूक्लियस के अंदर गया ही नहीं है। जाने से पहले ही बीटा कैटेनिन जो है डिग्रेड हो चुका है, क्योंकि यह एपीसी से बाइंड हो चुका है। तो इस तरीके से जो यंग सेल है वो सेल प्रोलिफरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और जो मैच्योर सेल है वो जो है कंट्रोल कर रहा है, यानी कि मैच्योर सेल में कन्वर्ट होने के बाद उसमें किसी भी तरह का प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर कंट्रोल्ड हमें सेल ग्रोथ देखने को मिलती है। जो मैच्योर सेल है वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, और जो यंग सेल है वो डिवाइड हो रहा है, और कुछ समय के बाद यंग सेल ही मैच्योर सेल में बदल जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एक कंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एपीसी जीन में म्यूटेशन आता है तो यहाँ पर क्या होगा?
अगर एपीसी जीन में म्यूटेशन आता है तो वो बीटा कैटेनिन से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, बराबर है। इस सेकंड केस में आप देख सकते हैं मैच्योर सेल के केस में, तो मैच्योर सेल के केस में जब एपीसी बीटा कैटेनिन से बाइंड ही नहीं हो पाएगा म्यूटेशन के कारण, क्योंकि एपीसी जीन में म्यूटेशन आता है तो वो एपीसी म्यूटेट प्रोटीन बनाएगा और ये म्यूटेट प्रोटीन जो है बीटा कैटेनिन से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब यह बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन ही नहीं होगा, राइट। तो इस केस में यह बीटा कैटेनिन जो है टीसीएफ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब यहाँ पर दिक्कत यह हो जाती है कि जब टीसीएफ के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो यह टीसीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स जो है वह माइग्रेट करता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद वहाँ पर वो ऐसे जीन को एक्टिवेट कर देता है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यंग सेल भी प्रोलिफरेशन कर रहा है, मैच्योर सेल भी प्रोलिफरेशन करने लग जाएगा, तो वहाँ पर अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल जाएगी इंटेस्टाइन में, जिसके कारण वहाँ पर फिंगर लाइक ग्रोथ यानी कि ट्यूमर डेवलप हो रही है एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई में। तो एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई डिसीज में यही हो रहा है, एपीसी जीन में म्यूटेशन आने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, सेल प्रोलिफरेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो है एपीसी जीन सेल साइकिल कंट्रोल में रोल प्ले करता है अगर नॉर्मल रहा तो। अगर म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पर कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है MSH2 जीन। MSH2 यानी कि म्यूट एस होमोलॉग 2 जीन। ये जो जीन है यह म्यूट एस होमोलॉग 2 प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो जीन है MSH2 जीन, यह इससे पहले बैक्टीरिया में देखा गया था जिसे कि हम म्यूट एस कहेंगे, बैक्टीरिया और ईस्ट में देखा गया था इसे, और उसके बाद में यह ह्यूमन में देखा गया, इसीलिए इसे म्यूट एस होमोलॉग 2 कहा गया है, यानी कि होमोलॉग उसके जैसा। तो ये जो जीन है एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसे कि हम कहेंगे MSH2 प्रोटीन, और यह प्रोटीन जो है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहा है। कई और भी प्रोटीन इसके साथ में होते हैं और वो मिलके जो है पूरा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का काम यह देखते हैं और डीएनए को रिपेयर करते हैं। लेकिन खुद अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो क्या होगा, यह डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है कैंसर की कंडीशन बन जाती है। तो HNPCC यानी कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर जो है, इस कंडीशन में क्या होता है, डाई एंड ट्राई न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट रिपीट के कारण यह जीन म्यूटेटेड हो जाता है, MSH2 जीन म्यूटेटेड हो जाता है, जिसके कारण यह म्यूटेटेड प्रोटीन बनाएगा, और यह म्यूटेटेड प्रोटीन बनाएगा तो यह रिपेयर करने के लिए यानी कि काबिल ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोटीन में म्यूटेशन है तो क्या ही रिपेयर करेगा। तो इस जीन में अगर म्यूटेशन आ जाता है तो कैंसर की कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रिपेयर नहीं हो रहा है। और HNPCC जो है इसमें यही हो रहा है, ड्राई एंड ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के कारण यहाँ पर वही जीन म्यूटेटेड हो रहा है, जिसके कारण वो रिपेयर जो है वो कर नहीं पा रहा है म्यूटेशन को, और वहाँ पर ट्यूमर डेवलप हो रही है, कैंसर हो रहा है। नेक्स्ट है BRCA1 एंड BRCA2 जीन, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर जीन 2। ये जो जीन है यह BRCA1 एंड BRCA2 प्रोटीन को इनकोड करेगा, जो कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में ही रोल प्ले कर रहा है। और ये जो जीन है ज़्यादातर ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर में ही म्यूटेटेड देखा गया है, तो इसी के आधार पर जो है इसका नाम दिया गया है ब्रेस्ट कैंसर 1 एंड ब्रेस्ट कैंसर 2 जीन। तो यहाँ पर जो है ये किस तरीके से डीएनए को रिपेयर कर रहा है हम इस डायग्राम में समझने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी तरह का डैमेज अगर डीएनए में आ जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से वगैरह, तो अगर इस तरह का डैमेज आ जाता है तो ये BRCA1 एंड BRCA2 प्रोटीन जो है अदर प्रोटीन के साथ मिलकर जो है एक मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और डीएनए को रिपेयर कर देते हैं। नॉर्मल केस में अगर इस जीन में किसी भी तरह का म्यूटेशन ना हो तब, अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है, यहाँ पर सेकंड केस में देख सकते हैं, अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो यहाँ पर जो है यह म्यूटेटेड प्रोटीन बनाएगा, जिसके कारण जो है यह मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना पाएगा और जो डैमेज हुआ है डीएनए उसको भी रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो है यह रेगुलेट कर रहा है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को।
अगर जब म्यूटेशन आ जाता है तब डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो P53 जीन है ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन ही है, वो यहाँ पर चेक पॉइंट एक्टिवेशन हो जाता है यहाँ पर। उसके कारण जो है P53 जीन जो है वो बैक्स जीन को एक्टिवेट कर देगा। बैक्स जो है एक प्रो एपोप्टोटिक जीन है जो कि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनकोड करेगा, और ये जो प्रोटीन है सेल को एपोप्टोसिस में भेज देगा। या फिर यहाँ पर जो है P21 जीन का एक्टिवेशन हो जाता है जो कि P21 प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन है सेल साइकिल को अरेस्ट करने में रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से जो है रेगुलेट किया जाता है BRCA1 एंड BRCA2 जीन के माध्यम से डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को। अगर डीएनए रिपेयर नहीं भी होता तो फिर जो है यह एपोप्टोसिस में चला जाता है, सेल को एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है BUB1 जीन। BUB1 जीन जो है एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसे कि हम BUB1 प्रोटीन कहेंगे, और ये जो प्रोटीन है यह रोल प्ले कर रहा है स्पिंडल चेक पॉइंट में, जिसे कि हम माइटोटिक चेक पॉइंट भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन नॉर्मल होने की वजह से वहाँ पर क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है वो प्रॉपरली हो पा रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपरली क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो हो नहीं पाएगा, जिसके कारण जो है सेल में हमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, एन्यूप्लॉइड कंडीशन हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है जब BUB1 जीन में म्यूटेशन आ जाता है। तो नेक्स्ट है P21 जीन। P21 जीन जो है एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसे कि हम P21 प्रोटीन कहेंगे, और ये जो प्रोटीन है यह रोल प्ले करता है सेल साइकिल को अरेस्ट करने में, यानी कि यह जो है CDK और साइक्लिन्स के एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर P21 जीन में ही म्यूटेशन रहता है तो वहाँ पर जो है एक म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा, और ये जो म्यूटेटेड प्रोटीन है यह CDK एंड साइक्लिन के एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण सेल साइकिल जो है अरेस्ट नहीं हो पाएगी। अगर सेल साइकिल अरेस्ट नहीं हुई तो वहाँ पर जो है डीएनए का सिंथेसिस चालू ही रहेगा, जिसके कारण मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है हमें सेल में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्स जीन। बैक्स जीन जो है एक प्रोटीन को इनकोड करता है जिसे हम कहेंगे बैक्स प्रोटीन, और बैक्स जो है यह प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन यानी कि ये जो प्रोटीन है सेल को एपोप्टोसिस में भेजने के लिए मदद करता है। अगर इस जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो जो डिस्क्रप्टेड सेल्स है यानी कि जो डैमेज सेल है वो वैसे की वैसे ही सेल में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है वही अगर नहीं रहता, वही अगर म्यूटेटेड रहता है तो सेल एपोप्टोसिस में नहीं जा पाएगी, जिसके कारण जो है वो वैसे की वैसे ही बॉडी में रहेगी, और वैसे की वैसी अगर बॉडी में रहती है तो वहाँ पर कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे बॉडी में जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं तो वो जो है प्रॉपरली हमारे बॉडी के जो फंक्शन को जो है मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है तो हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे बॉडी में जो है कैंसर की डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है ईकैथेरिन जीन। ईकैथेरिन जीन जो है ईकैथेरिन प्रोटीन को इनकोड करता है जो कि सेल के कांटेक्ट इनिबिशन में बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि नॉर्मल सेल में जो है क्या हो रहा है, सेल जो है कांटेक्ट इनिबिशन करती है, यानी कि सेल अगर प्रोलिफरेट हो रही है उसको अगर एक सिंगल लेयर बनानी है तो उसके बाद में जब सिंगल लेयर बन जाती है तो नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आ जाने के बाद वो खुद का प्रोलिफरेशन यानी कि डिवीजन जो है स्टॉप कर देती है नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आने के बाद में। ये होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन जो कैंसरस सेल में उसमें क्या होता है, ये जो ईकैथेरिन जीन है इसमें म्यूटेशन आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आने के बाद में भी सेल जो है खुद का प्रोलिफरेशन स्टॉप ही नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल जो है नेबरिंग सेल को सेंस ही नहीं कर पा रहा है ईकैथेरिन जीन में म्यूटेशन आने की वजह से। क्योंकि ईकैथेरिन जो है वो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग का मॉलिक्यूल है, वो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग करता है, यानी कि दो सेल के बीच में जो कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग होती है उसे हम जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे, और यही सिग्नलिंग के माध्यम से जो है वो सेल जो है एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, और इसी के माध्यम से जो है सेल कांटेक्ट इनिबिशन कर पाते हैं। लेकिन अगर इस जीन में ही म्यूटेशन आ जाता है तो सेल जो है सेंस ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर कांटेक्ट इनिबिशन जो है कैंसर सेल में नहीं होता, क्योंकि ईकैथेरिन जीन में यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है।
तो म्यूटेशन आने की वजह से क्या होगा, सेल जो है वो डिवाइड होती रहेंगी और एक दूसरे पर चढ़ती जाएंगी, जिसके कारण जो है ट्यूमर का यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ई कैथरीन सेल नॉर्मल रहती है तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपरली होगा, लेकिन ई कैथरीन सेल में म्यूटेशन आने की वजह से यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है सेल की लेयर नहीं डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है, हमें ट्यूमर डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है। तो यह रहे पूरे ट्यूमर सप्रेसर जीन। 9 प्रकार के ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।